हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। यहाँ पर हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने बैटरी के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर ड्राई सेल के बारे में जान लेते हैं, जिसको हिंदी में शुष्क सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल बिजली का एक सोर्स होता है, यानी कि एक तो सोर्सेस की, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सेस की बात करी थी तो सेल और बैटरी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस के अंतर्गत आ रहे थे। इसका मतलब अगर ड्राई सेल भी तो एक सेल ही है, ये क्या करेगा? बिजली उत्पाद मतलब जो है कंडक्ट करेगा, बिजली प्रोवाइड करवाएगा, तो बिजली का एक सोर्स है। ठीक है, और ये अपने अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी करंट उत्पन्न करता है। और ड्राई सेल में सूखी या अर्ध ठोस सामग्री होती है। इसको बस आपको याद करना है कि ड्राई सेल क्या है। तो ड्राई सेल जो है वो बिजली का एक सोर्स है, यानी कि स्रोत है। मतलब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, हमें बिजली दे रहा है। ये अपने अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, सबसे पहले तो किसी भी सेल में क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ये क्या दे रहा है, किसी भी सेल में नहीं, ड्राई सेल की। यहाँ पर डीसी करंट की अगर बात की जा रही तो वो ड्राई सेल के लिए बात की जा रही है। डीसी करंट ये उत्पन्न करता है। याद करने वाली बात ये है, ड्राई सेल बिजली का सोर्स है। कौन सी धारा देता है? तो प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी करंट देता है। ड्राई सेल में सूखी या अर्ध ठोस सामग्री होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। ड्राई सेल में हर सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें वैसे भी पता है कि टर्मिनल कितने प्रकार के हैं, तो दो ही टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है, कैथोड। और नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है, एनोड बोला जाता है। सॉरी, ये एनोड बोला जाता है। और हमारे घरों में यूज़ होने वाली ड्राई सेल में कार्बन की रॉड जो होती है, यानी कि हमारे घर में जो ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है उनमें क्या होती है, कार्बन की जो रॉड होती है। कार्बन की रॉड को कौन से टर्मिनल से जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, या फिर ग्रेफाइट भी इसके अंदर पाया जाता है। कार्बन की रॉड होती है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ग्रेफाइट की रॉड को कौन से टर्मिनल से जोड़ा जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है। इसके बावजूद जिंक भी मौजूद होता है इस ड्राई सेल के अंदर, और उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहा जाता है? तो नेगेटिव टर्मिनल को एनोड कहा जा रहा था। ड्राई सेल में क्या क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ड्राई सेल में MnO होता है, NH2Cl होता है, कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। और ड्राई सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनका प्रयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि एक बार वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बंद कर देंगे तो हम दोबारा से उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो बेकार हो जाते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदली जाती है। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे तो उसके बाद उनको अगर रिचार्ज कर देंगे तो फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राथमिक सेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल हैं, द्वितीयक सेल हैं, उनको हम एक बार अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना बंद कर देंगे तो हम उनको रिचार्ज कर करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका प्रयोग मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग, सेकेंडरी सेल का प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है, कार की बैटरी में किया जाता है। आजकल जो है सोलर सेल का प्रयोग जो है कई कामों में किया जा रहा है। सोलर सेल क्या होंगे? सोलर सेल
सोलर सेल बिजली पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाएगा। सोलर से ही, नाम से ही पता चल रहा है। और कुछ डिवाइसेस होती हैं जो ड्राई सेल पर काम करती हैं, ठीक है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ड्राई सेल पर काम करती हैं। सोलर सेल में अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। सेल में वैसे हो क्या रहा था, प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये किसमें हो रहा था? ये हो रहा था आपके प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। सोलर सेल की अगर बात की जाए तो सोलर सेल में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये आपको याद रखना है। सोलर सेल में यहाँ पर लिखा हुआ भी, सोलर सेल में लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि सूरज से क्या मिल रहा है? प्रकाश ही तो मिल रहा है। प्रकाश एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना है तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि मान लिया ये कोई सर्किट है, ये डायग्राम देखकर ही समझ लेते हैं आप, ये कोई सर्किट है। इस सर्किट में धारा कहाँ से, कौन से मार्ग से होकर के गुजरेगी, धारा यानी कि करंट कौन से मार्ग से होकर के गुजरेगी, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर विद्युत परिपथ कहा जाएगा, ठीक है। ये हमने एक सर्किट बनाया है, एक सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। एक बल्ब उसके अंदर लगाया है। सबसे पहले तो हमेशा बैटरी इस तरीके से जोड़ते हैं। एक बैटरी कब बनती है? जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को सीरीज में एटलीस्ट 2 सेल्स को जोड़ते हैं। सीरीज में एटलीस्ट 2 सेल्स को जोड़ते हैं, 2 सेल होना ज़रूरी है। तो क्या किया गया? पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से ऐसे एक सर्किट लिया गया जिसमें इस जगह पर एक बल्ब लगा दिया गया, ठीक है। ये बल्ब लगा दिया और एक इधर जगह छोड़ दी गई और यहाँ पर एक बिंदी लगा दी। अब क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव से हुआ है ना, तो यहाँ से चलेगी। ये पॉजिटिव बड़ा वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाले जो दोनों हैं वो नेगेटिव हैं और बड़े वाले दोनों पॉजिटिव हैं। तो धारा कहाँ से कहाँ बहेगी? धारा पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होगी। तो यहाँ से चली धारा, ये आई और उसके बाद यहाँ पहुँच गई। यानी कि जहाँ से जहाँ तक, जिस एरिया में, जिस मार्ग में विद्युत धारा ने ट्रेवल किया, जिस मार्ग से होकर के गुजरी, उस पूरे मार्ग को बोल दिया गया कि ये विद्युत परिपथ है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है? इस तरीके से, तो ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं, जब इस तरीके से बना हो, एक मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको। जब इस तरीके से छोटी सी ब्रैकेट समझ सकते हैं आप इसको, खाली ब्रैकेट बनी हुई हो, तो इसको हम बोलेंगे कि स्विच जो है वो ओपन है, ओपन स्विच है। लेकिन ओपन स्विच इसको बोला जाएगा केवल, लेकिन ये ऑफ होगा, यानी कि अभी सर्किट ऑफ है। अगर इसके अंदर बिंदी दे दी जाए तो इसको बोला जाएगा कि ये क्लोज्ड स्विच है, लेकिन ये होगा कैसा? ये ऑन होगा, यानी कि नाम जैसा उसका उल्टा काम हो रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दर्शाएंगे इसको कैसे, कौन सी ब्रैकेट के अंदर बिंदी दिखा देंगे और किसके अंदर नहीं दिखाएंगे। तो अगर खाली बना हुआ है तो आप बोलेंगे ये ओपन है, ओपन स्विच है, लेकिन ये वास्तव में ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट दिखा दिया तो आपको बोला जाएगा कि ये क्लोज्ड स्विच है, लेकिन ये क्लोज्ड स्विच नहीं होगा, ये ऑन होगा, ठीक है। वही डायग्राम बनाया गया था, ये इन चीज़ों को अवॉइड करना। धारा का प्रवाह पॉजिटिव
टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, ये आप बात नोट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, इन क्लोज स्विच और ओपन स्विच को एक तरीके से और भी दिखा सकते हैं, यानी कि ये क्या है, तो ये ओपन स्विच है यानी कि ऑफ है, ठीक है, ओपन स्विच है यानी कि ऑफ है। इसको हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमने ये एक तो इस तरीके से दिखाएंगे और इसको हमने बोला गया क्लोज्ड है, बिंदी वाला क्लोज्ड है, लेकिन मतलब क्या है, ऑन है। इसको हम ऐसे दिखा देंगे, पास बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मतलब कहने का ये था कि विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोला जाता है, जहाँ जहाँ से धारा होकर के गुजरेगी वहाँ विद्युत सर्किट बनता चला जाएगा। अब आ जाते हैं क्लोज्ड सर्किट यानी कि बंद परिपथ या बंद सर्किट। एक सर्किट जिसमें एक अटूट पथ होता है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो सकता है। इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, बैटरी फॉर्म को सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना सर्किट डायग्राम कहलाता है। सर्किट डायग्राम क्या है, हम डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, बैटरी फॉर्म ही तो होता है। बैटरी नहीं होगी तो किस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, तो बैटरी फॉर्म को सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही सर्किट डायग्राम कहलाएगा। अब आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है या प्रवाह है वो क्या होता है। तो धारा का जो ऊष्मीय प्रवाह है वो क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है इस बात को, जब भी किसी चालक तार, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है चालक, आपको फौरन से ध्यान आना चाहिए प्रीवियस क्लास में कंडक्टर, और हमने आपको ये बताया था कि कंडक्टर कौन होते हैं। तो कंडक्टर वो होते थे, चालक वो होते थे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते थे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होकर के जाने देते थे। यही अगर हम इंसुलेटर यानी कि कुचालक की बात करी थी हमने, तो कुचालक क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को, ऊष्मा को कह सकते हैं, अपने अंदर से होकर के गुजरने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर चालक तार की बात की जाए, क्योंकि हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चालक तार की यानी कि कंडक्टर वायर की ही बात की जाएगी, क्योंकि इसी में ऊष्मीय प्रभाव हम देख सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, एक तार लिया है जो कि चालक है, ऊष्मा का चालक है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होकर के गुजरने देगा। उसमें हमने करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की, तो वो तार गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जा रहा है। क्योंकि वायर में क्या होता है, बाधा। अब ये बाधा नया वर्ड आया, बिल्कुल बाधा, या इसको प्रतिरोध, या इंग्लिश में आपको इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बाधा, प्रतिरोध इसको बोला जाता है, बाधा या प्रतिरोध। तो ये क्या होते हैं, कोई भी तार है, कोई भी चालक तार है, इसके अंदर बाधा आई, प्रतिरोध आया, रेजिस्टेंस आया, तो इसके कारण से ऊष्मीय प्रभाव हमें इस वायर के अंदर देखने को मिला, इस चालक तार के अंदर देखने को मिला। इसी को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और ये हुआ किसके कारण, तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के कारण हुआ है। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, कैपिटल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये एक फॉर्मूला है जिसमें कैपिटल H क्या है, हीट है, कैपिटल I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, कैपिटल R क्या है, तो रेजिस्टेंस यानी कि बाधा, या जिसको हम प्रतिरोध बोल रहे थे, और ये T स्मॉल t क्या है, ये टाइम है। ये टाइम किस चीज़ का है, ये धारा बहने का समय है, कितने समय में विद्युत परिपथ में या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा
कितने समय तक चली है या प्रवाहित हुई है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, इसलिए एलॉय बोलते हैं मिश्र धातु को। ना वो मेटल होती है या ना वो नॉन मेटल होती है, उनमें दोनों ही गुण होते हैं, उसको एलॉय बोलते हैं, यानी कि मिश्र धातु बोलते हैं। और इसी के लिए इसके बनाते हैं तार। मोस्टली जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, ठीक है, वो किसके बनाते हैं? एलॉय के बनाते हैं, इनकी मिश्र धातु के बनाते हैं। और याद रखने वाली बात ये थी कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिलेगा। इस बात से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस पर निर्भर करता है, तो आप बोल देंगे चालक तार के प्रतिरोध पर, यानी कि रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आ रहा है। ये ऊष्मा जो तार में उत्पन्न हो रही है, ये तार की सामग्री, लंबाई व मोटाई पर निर्भर करती है। अब एक तार ऐसा है, एक तार इतना लंबा है, तो जाहिर है इसमें ज़्यादा टाइम तक धारा जाएगी, इसमें प्रतिरोध होगा ज़्यादा, तो इसीलिए इस पर निर्भर करेगी। ये ऊष्मा किस किस पर निर्भर करेगी? ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित करवाई जा रही है, उसकी सामग्री पर, किस मटेरियल से वो बना है। यहाँ पर हमने अभी एलॉय की बात की कि हम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं तार, तो मटेरियल में आ जाएगा ये चीज़। लंबाई की बात की जा रही है, कितना लंबा तार है, कितना मोटा तार है, इतना पतला है या फिर इतना मोटा है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है क्या चीज़? ये ऊष्मा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जैसे कि हीटर, ये सब चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम कर रहे हैं। आयरन, जो आपके घर में आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, गीजर्स आ जाते हैं, टोस्टर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर भी इसी के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक केटल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब किस पर काम कर रही हैं? तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम कर रही हैं। ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल के नाम देकर भी पूछ लिया जा सकता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करने वाली सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं। ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ये भी वही है, तापीय तो होता है ऊष्मीय प्रभाव, या तापीय प्रभाव के कारण बल्ब में प्रकाश का उत्पादन। ये बल्ब, ये बहुत ही पुराना वर्ड आपको ध्यान आया होगा। जो पहले ज़माने में बल्ब हुआ करते थे, जो येलो कलर की लाइट देते थे, उनके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। इसमें लाइट के साथ साथ हीट की भी जनरेट हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, लाइट मिलती थी, येलो कलर की सी लाइट हमें मिलती थी, और उसमें उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी उनमें। अब तो वैसे भी इन वाले बल्ब के बाद पहले तो CFL आया, ठीक है, CFL के बाद फिर अब तो LED का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब ये इस्तेमाल किए जाते थे तो ये लाइट के साथ साथ हीट भी जनरेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, और इनसे बिजली की भी खपत होती थी। क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉइल्ड वायर होता है, एक कॉइल्ड वायर होता है, आपको सबको पता होगा कि वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है इस वायर का, वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा। मैंने अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर कर रहा था, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर निर्भर कर रहा था। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर वो निर्भर कर रहा था। तो इसका जो टंगस्टन के वायर का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध, यानी कि जिसको हम बाधा बोल रहे थे, वो ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके कारण कितनी ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, जिस कारण से ये जो है बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी इन वाले बल्ब में। अब तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। LED व CFL है यहाँ पर, CFL, LED व CFL विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करते हैं, यानी कि ठीक है। फिर यही बात है कि
CFL और जो LED हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करते हैं, जबकि जो पुराने ज़माने में अभी बल्ब आप लोगों ने भी देखा होगा, बल्ब भी होते वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। इस तरीके का ये बल्ब होता था और इसमें टंगस्टन का वायर होता था, टंगस्टन का फिलामेंट होता था इसका, और ये जो फिलामेंट होता था इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। फ्यूज़ वायर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूज़ वायर क्या होते हैं? फ्यूज़ वायर एक उपकरण है, एक डिवाइस है बिल्कुल, जिसका उपयोग अत्यधिक विद्युत प्रवाह से होने वाली क्षति को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज़ वायर या तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, यानी कि ये भी बात हमें याद रखनी है कि जो फ्यूज़ तार होते हैं या फ्यूज़ वायर होते हैं वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। फ्यूज़ तार विद्युत फ्यूज एक तार से बना होता है, एक वायर से बना होता है, जो कि किसी धातु या मिश्र धातु से बना होता है, या तो वो मेटल से बना होगा या वो नॉन मेटल से बना होगा। ऐसा क्यों किया गया? अब ये यहाँ पर अधातु वर्ड नहीं आया, अधातु नहीं आया, इसको मैंने आपको बताया भी कि चालक तार लेना है हमें यहाँ पर। अब मोस्टली जो मेटल्स होती है ना वो चालक होती हैं, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। मिश्र धातु यानी कि एलॉय, इसमें भी धातु के गुण पाए जाते हैं इसलिए इसको ले सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को यहाँ पर अधातुओं को तो नहीं ले सकते ना। और जिनका गलनांक कैसा रखना होता है? गलनांक इनका कम रखना होता है। गलनांक कम इसलिए रखना होता है, ज़्यादा जैसे इनको ज़्यादा हीट मिले ये गल जाएं, और ये गल जाएं और आगे इलेक्ट्रिसिटी को ना परिपथ को पूरा ना होने दें, जिससे फ्रिज, टीवी, AC, गीज़र इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, उन सबको बचा लें और ये खुद जल जाएं, खुद गल जाएं, लेकिन उन सारी चीज़ों को बचा लेता है। फ्यूज़ वायर होता है, इसका काम यही होता है, ठीक है। ये किससे बचाता है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, जब करंट बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है एकदम से, अब जो बोला जाता है कि वोल्टेज हाई हो गए, तो उससे होने वाली जो क्षति है, जो हानि है, उससे हमें कौन बचाता है? तो फ्यूज़ वायर ही उससे बचाता है। और ये होता कब है? ओवरलोडिंग कब होती है? जब एक ही सॉकेट से कई सारे वायर लगा देते हैं। एक ही सॉकेट है, उसी से फ्रिज लगा हुआ है, उसी से AC का कनेक्शन है, उसी से TV का कनेक्शन है, और शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली क्षति, इन सब से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर जो है वो धातु या मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है। इसको एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं। फ्यूज़ वायर को सेफ्टी डिवाइस बोल सकते हैं, सेफ्टी करता है ये, और इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, फ्यूज़ तार का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए और गलनांक इसका कम होना चाहिए, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए ताकि ज़्यादा धारा, जैसे क्योंकि ओवरलोडिंग कब होगी? ये हमें ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से बचा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग होगी ही तब जब बहुत ज़्यादा धारा हो जाएगी, ज़्यादा धारा आ जाएगी, ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, ज़्यादा करंट प्रवाहित हो जाएगा सर्किट में, तभी तो ओवरलोडिंग होगी। तो ज़्यादा धारा आने से हीट भी उत्पन्न होगी, ठीक है, और ये जल्दी गल जाए और बाकी चीज़ें बच जाएंगी, ये खुद जल जाएगा लेकिन बाकी चीज़ों को बचा लेगा। फ्यूज़ वायर, फिर से इसको देखते हैं, ये क्या है? एक डिवाइस है जिसका उपयोग अत्यधिक विद्युत प्रवाह से होने वाली क्षति यानी ओवरलोडिंग से होने वाली क्षति को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज़ तार विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, मेन बात यही थी। और ये किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं या फिर मिश्र धातु से बने होते हैं। ये ओवरलोडिंग से हमें बचाते हैं। एक ही सॉकेट से जब कई सारे वायर लगा देते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है, और इसके कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फ्यूज़ वायर बोला जा रहा है। इनका रेजिस्टेंस हाई रखना चाहिए और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रखना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इनका कम इसलिए रखना चाहिए ताकि ज़्यादा धारा से हीट उत्पन्न हो और ये जल्दी गल जाए और बाकी चीज़ें जो हैं वो बच जाएं। फ्यूज़ वायर मेटल या एलॉय का बना हुआ होता है। जब तार से उच्च धारा प्रवाह होती है तो तार के पिघलने से, अब ये जो तार के पिघलने से सर्किट ब्रेक हो जाता है और उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि धारा के जो प्रवाह को आगे जाने से रोक लेता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। गलनांक कम है
गलनांक कम है इसका, मतलब ये कम टेम्परेचर पर, कम धारा प्रवाह पर, कम इलेक्ट्रिसिटी पर ही गल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस हाई है ताकि ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट पर ये गले, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये क्या करता है, ये गल जाता है। कौन? फ्यूज तार। जब तार में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो तार का पिघल जाएगा या गल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी तो बाकी चीज़ें बच जाएंगी। और मेनली जो मिश्र धातु है उसमें पीबी यानी कि लेड यानी कि सीसा और एसएन यानी कि टिन का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, यानी कि फ्यूज तार में लेड, सीसा और टिन हो सकते हैं। अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग तरह के फ्यूज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी अलग अलग डिवाइसेस को एक ही सॉकेट से जोड़ देते हैं, जिससे उस सॉकेट से ज़्यादा करंट निकलता है और वह सर्किट पर लोड पड़ जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लग जाती है। ये अभी हमने ऊपर बढ़ा था। अब आ जाते हैं CFL आप सबने देखी भी होगी, लेकिन आजकल तो LED का इस्तेमाल किया जा रहा है। CFL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL को बोलते हैं। ये विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर काम नहीं करते। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि CFL और LED दोनों ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं करते, जबकि फ्यूज वायर जो था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता था। इलेक्ट्रिक कैटल और बहुत सारी चीज़ें थी, आपका इलेक्ट्रिक हीटर था, इलेक्ट्रिक स्टोव था, गीज़र आ रहा था उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम कर रही थी। हमने फ्यूज वायर के बारे में पढ़ा, अब हम CFL और LED के बारे में पढ़ेंगे। CFL क्या कर रही है? CFL हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं कर रही है। LED लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं कर रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। CFL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। उनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, फिलामेंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि उनमें फिलामेंट नहीं है, उनमें रेजिस्टेंस नहीं है, उनमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, CFL में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि क्या उत्पन्न करते हैं? लाइट यानी कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो CFL के अंदर कोई भी फिलामेंट उपस्थित नहीं होता। CFL के अंदर 2 इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन बल्ब के अंदर एक फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है जो प्रकाश को चमकदार बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको याद होगी तो आपको ये भी याद रहेगा कि फ्लोरोसेंट जो है इसकी फुल फॉर्म में भी आ रहा है, F फॉर फ्लोरोसेंट ही यहाँ पर। और यहाँ पर कोटिंग कौन सी है CFL के अंदर? तो फ्लोरोसेंट कोटिंग है जो कि प्रकाश को चमकदार बनाती है और इनके अंदर कोई भी फिलामेंट उपस्थित नहीं होता है। इनमें 2 इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं जो कि प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार CFL ऊर्जा बचाते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी यानी ऊष्मा या ऊर्जा की खपत नहीं होती, जो कि वाले बल्ब में हो रही थी, जो येलो कलर की रोशनी देता था, क्योंकि वे प्रकाश के साथ गर्मी उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। प्रकाश के साथ गर्मी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर साधारण बल्ब ऊर्जा की बर्बादी करते हैं। साधारण बल्ब जो जिनके बारे में भी ऊपर बात की है, क्योंकि वे जलकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें टंगस्टन का फिलामेंट था जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था। और हमने ऊपर पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो था वो रेजिस्टेंस पर निर्भर कर रहा था। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होगा, यानी चीज़ें गर्म हो जाएंगी। अब आ जाते हैं MCB। पहले तो हमने फ्यूज तार के बारे में पढ़ा कि फ्यूज तार क्या होता है, खुद जल जाता है, लेकिन आगे की जो विद्युत में धारा का प्रवाह होता है उसको रोक देता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिस कारण से आगे की चीज़ें बच जाती हैं और वो उसका गलनांक होता है कम और उसका प्रतिरोध होता है ज़्यादा। अब आजकल क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? MCB। आप सबके घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। MCB इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB। इन दिनों फ्यूज के स्थान पर, फ्यूज तार जिसकी अभी हमने बात की उसके स्थान पर इसका प्रयोग तेजी से हो रहा है। MCB विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करती। MCB जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करती। 3 चीज़ें हो गई जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करती। CFL हो गया, LED हो गया और MCB हो गया। ये तीनों
किन्हीं तीनों की फुल फॉर्म की बात की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो हैं ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करती, जबकि फ्यूज तार जो था वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम कर रहा था, जिसका गलनांक हमें कम रखना था और उसका प्रतिरोध हमें ज़्यादा रखना था। तो यहाँ पर MCV विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता, इसका प्रयोग फ्यूज तार के स्थान पर किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, MCV विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। MCV किस पर काम करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट पर, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर MCV काम करता है। और MCV की फुल फॉर्म क्या थी? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर थी। ठीक है, जब सर्किट में करंट सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक सेफ्टी लिमिट होती है जहाँ तक करंट को रहना है, अगर करंट उससे ज़्यादा हो जाता है सर्किट में, परिपथ में, तो स्विच अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके स्विच ऐसे करके लगे हुए होंगे, मान लिया ऐसे उठे हुए से थे, ये उठा हुआ सा होता है, ये नीचे आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये अपने आप बंद हो जाएंगे और जब हम इन्हें चालू करना चाहेंगे तो हम चालू कर देंगे और सर्किट एक बार फिर से पूरा हो जाएगा। यानी फिर से चालू जब हम इनको कर देंगे तो ये परिपथ को फिर से पूरा कर देंगे, यानी कि धारा को आगे प्रवाहित कर देंगे। लेकिन जैसे ही इनको ये पता चलेगा कि जो करंट है वो एक सेफ्टी लिमिट से, एक सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो रहा है, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे और जब हम इन्हें चालू करते हैं तो सर्किट एक बार फिर से पूरा हो जाता है। ये था आज का लास्ट पॉइंट। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।